यहाँ पर हमने डिफरेंस शो करा है कि वोल्टमीटर की रीडिंग एक्यूरेट क्यों नहीं होती और पोटेंशियोमीटर की रीडिंग एक्यूरेट क्यों होती है। जो लास्ट टाइम बताया था वही लॉजिक है, तो इसको लिख लो। कोई कंसर्न है इसमें? आज इसके बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे। पोटेंशियोमीटर में बस आपको मेन चीज क्या याद रखनी है, फर्क क्या है, इस सर्किट में से कोई भी करंट पोटेंशियोमीटर के अंदर नहीं आएगा। नो करंट ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट। वोल्टमीटर ऐसा नहीं कर सकता। वोल्टमीटर कुछ ना कुछ करंट सर्किट का अपने अंदर ले लेता, जिस वजह से उसमें सर्किट में करंट कम होता। तो ये वाला पोटेंशियोमीटर ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग देता है। अब इस पे बेस्ड आपके लैब में 2 एक्सपेरिमेंट्स भी हैं, तो उनमें से आज पहला एक्सपेरिमेंट क्या है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, हेडिंग डालिए आप लोग, पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट 1। पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट 1। इस एक्सपेरिमेंट में आपको क्या करना है, ये थ्योरी में भी पूछ सकता है आपसे और प्रैक्टिकल में आपको करना भी होगा। तो द एम इज टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ 2 प्राइमरी सेल। आपको लैब में 2 सेल्स दिए जाएंगे, एक डैनियल सेल होगा और एक लेक्लैंक सेल। नाम है सिर्फ, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। 2 सेल हैं आपको, उन सेल का ईएमएफ कितना है आपको वो पता करना होगा बाय यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर। कोई बच्चा फिर से पूछता है कि वोल्टमीटर से क्यों। चलो एक और बार मैं फिर से समझाता हूं कि सपोज करो आपके पास एक सेल है। अब सेल में आपको मैंने बताया था कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होती है। तो लेट अस से ये सेल है, इसका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जो आपके घर में ऑर्डिनरी सेल होता है ना, जो आप रिमोट में डालते हो। आई विल जस्ट शो यू एन एग्जांपल। रिमोट में जो सेल डालते हैं आप उसको चेक करना, उस पर लिखा होता है उसका ईएमएफ। तो आई एम टेकिंग दिस सेल। आपके घर में रिमोट में या घड़ी में कोई भी सेल आप डालते हैं, उस पर ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर लिखा हुआ होता है। तो इस सेल पे लिखा हुआ है इसका ईएमएफ है 1.5 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं लिखी होती है, ईएमएफ लिखा होता है। तो इस पे ईएमएफ 1.5 वोल्ट लिखा है, यानी इसके अंदर कितनी वोल्टेज प्रोड्यूस हुई है, 1.5 वोल्ट। अब अगर मैं चेक करना चाहता हूँ, इस सेल पे लिखा तो है 1.5 वोल्ट, पर हो सकता है ये 1.5 का ना हो, गलत लिख दिया हो, जानबूझ के उसने ज्यादा लिख दिया हो, ये वोल्टेज कम देता हो। तो मैं क्या करता हूँ, इस सेल के अक्रॉस एक वोल्टमीटर से वोल्टेज चेक करता हूँ कि ये सेल आखिर वोल्टेज कितनी दे रहा है। क्या ये 1.5 दे भी रहा है? इस पे लिखा तो है 1.5, पर क्या ये वोल्टेज 1.5 दे भी रहा है? तो उसको चेक करने के लिए इसके अक्रॉस मैंने एक वोल्टमीटर लगा। वोल्टमीटर से वोल्टेज मेजर करके देखूंगा 1.5 आती है नहीं आती। अब वोल्टमीटर जैसे ही लगा दिया, देखिए प्रॉब्लम क्या, सर्किट कंप्लीट हो गया। वोल्टमीटर ज्वाइन तो करोगे ना, वोल्टेज मेजर करनी है, ये थोड़ी ना वोल्टमीटर दूर से इसके दूर रख दोगे, इससे ज्वाइन करोगे इसके अक्रॉस दोनों तरफ से। तो जैसे ही ज्वाइन करेंगे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। सर्किट कंप्लीट होते ही पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आएगा, तो करंट फ्लो करने लगेगा। अच्छा, करंट फ्लो करते ही प्रॉब्लम क्या होगी? करंट फ्लो करते ही प्रॉब्लम क्या होगी कि इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ वोल्टेज ले ले, क्योंकि इसमें से भी तो जा रहा है करंट। तो देयर इज सम वोल्टेज अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस, कुछ वोल्टेज इंटरनल रेजिस्टेंस ले लेगी। लेट अस से इसने ले लिया 0.2। तो सेल के जो टर्मिनल्स हैं वो कितनी वोल्टेज सप्लाई कर पाएंगे? 1.5 में से 0.2 वोल्ट तो इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं ले लिया, 1.3 दे पाएंगे। तो वोल्टमीटर जब मेजर करेगा टर्मिनल्स के अक्रॉस, तो इसकी रीडिंग आएगी 1.3 वोल्ट। यानी सेल अगर आपके पास है, इस पे लिखा है 1.5, पर आप वोल्टमीटर से मेजर करते हो तो रीडिंग 1.3 आती है। तो आप सोचते हो सेल पे तो 1.5 लिखा है, पर वोल्टेज दे तो वो 1.3 रहा है। ये गलती क्यों हो रही है? क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ वोल्टेज ले लेती है।
और वो वोल्टेज क्यों ले रही है? क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है। आपने ऑलरेडी एक ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। सेल के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो होगी ईएमएफ माइनस ये वो टर्म है जो इंटरनल रेजिस्टेंस ने ले ली। वो तो लेगी ही वोल्टेज, जब करंट फ्लो करेगा तो वो तो वोल्टेज लेगी ही लेगी। किसी तरीके से अगर मैं करंट को रोक दूं तो हाँ, इंटरनल ये वाली टर्म बंद हो जाए, इंटरनल रेजिस्टेंस फिर वोल्टेज नहीं ले पाए। तो मेरा एम क्या है, कोई ऐसी डिवाइस यूज करूं जो करंट फ्लो ना करा सके। अगर करंट फ्लो ना हुआ, अगर हमने किसी तरीके से करंट को स्टॉप कर दिया, तो उससे क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस है, लगी हुई है, पर वो कोई वोल्टेज नहीं दे पाई। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कोई वोल्टेज नहीं, तो सेल के अक्रॉस वोल्टेज 1.5 ही रहेगी, फिर रीडिंग 1.5 की आएगी। पर करंट को फ्लो करने से रोके कैसे? वोल्टमीटर जो है उसमें रेजिस्टेंस है, काफी हाई रेजिस्टेंस है, तो पर करंट कम होगा, पर कुछ ना कुछ करंट तो फ्लो करेगा। करंट जीरो नहीं हो सकता, देयर इज वेरी लेस बट सम करंट विल फ्लो। और करंट फ्लो करेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी, कुछ ना कुछ वोल्टेज। तो मैं चाहता क्या हूं कि अगर मेरे को पूरा पूरा 1.5 एक्यूरेट मेजर करना है, मैं नहीं चाहता इंटरनल रेजिस्टेंस को कोई वोल्टेज जाए, मैं चाहता हूं एग्जैक्ट ईएमएफ मेजर करना। ठीक है ना, आई वांट टू मेजर द ईएमएफ, पूरी पूरी वोल्टेज मेजर करना चाह रहा हूं जितनी सेल ने प्रोड्यूस की। तो किसी तरीके से मेरे को करंट को जीरो करना, करंट जीरो होगा तभी वोल्टेज जो है वो पूरी पूरी ईएमएफ के बराबर। तो करंट जीरो कैसे कर सकते हैं? हमें थोड़ा सा भी करंट नहीं फ्लो करना, आई वांट द करंट टू बी जीरो। हाँ जी, कोई जना बताए क्या करें? पोटेंशियोमीटर यूज करें। पोटेंशियोमीटर लगा दो। वोल्ट मीटर में आप ऐसा, पोटेंशियोमीटर लगा देंगे। वोल्ट मीटर में आप करंट को जीरो कर ही नहीं सकते, कुछ ना कुछ करंट फ्लो करेगा ही करेगा। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है वोल्ट मीटर को ही हटाओ, पोटेंशियोमीटर को लेकर आ। अच्छा, एक बच्चा अभी दूसरे बैच में कहता कि ऐसा करते हैं, यहाँ पे तार अलग कर दो, तो भी तो करंट फ्लो करना बंद कर जाएगा, या की लगा देते हैं, की खोल देते हैं, हो गया काम हमारा। पोटेंशियोमीटर की क्या जरूरत है? आप की लगा दो, की को खोल दो, की को खोल दिया, करंट तो फ्लो कर ही नहीं पाएगा। करंट फ्लो नहीं करेगा यानी करंट जीरो होगा, करंट जीरो होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस को कोई वोल्टेज मिलेगी नहीं, सेल की वोल्टेज उसके ईएमएफ के बराबर होगी। तो मेजर कर लो। अब देखने में तो बहुत सिंपल लग रहा है, हाँ मेजर कर लो, पर ये मेजर कैसे करेगा जब तक इसका ये तार जुड़ेगा नहीं? इसको पता कैसे लगेगा वोल्टेज की? हाँ बात ठीक है, इस टाइम पे सेल के अक्रॉस वोल्टेज 1.5 है, सेल के अक्रॉस वोल्टेज 1.5 है, इंटरनल रेजिस्टेंस को कुछ नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि करंट नहीं फ्लो कर रहा है। पर वो वोल्टेज मेजर कैसे करोगे? मेजर करने के लिए वोल्टमीटर का तार तो जोड़ना ही पड़ेगा। ओपन सर्किट में आप मेजर तो कर ही नहीं पाओगे, इस केस में तो वोल्टमीटर रीडिंग ही नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो जुड़ा ही नहीं सर्किट में। जब तक वो जुड़ा ही नहीं, उसको क्या पता वोल्टेज? तो उसको जोड़ने के लिए आपने ये कनेक्ट करा, जैसे ही कनेक्ट करा प्रॉब्लम आ गई, कनेक्ट करंट फ्लो करने लगा, करंट फ्लो करने लगा तो जो वोल्टेज है वो ई में से थोड़ी सी कम हो गई, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस ले जाएगी। तो मुझे क्या करना है, मुझे सर्किट तो कनेक्टेड रखना, पर फिर भी करंट फ्लो नहीं कराना। तो उसके लिए वोल्टमीटर से काम नहीं लिया जा सकता, आई हैव टू कनेक्ट द पोटेंशियोमीटर। लास्ट टाइम मैंने आपको सिखाया था पोटेंशियोमीटर कैसे यूज। तो चलिए पोटेंशियोमीटर लेकर आते हैं, पर पोटेंशियोमीटर को इसमें यूज करने से पहले मैंने एक चीज बताई थी, इट इज नॉट रेडी टू यूज, कि बस लाए और यहाँ जोड़ दिया रीडिंग ले। पहले आपको 5-10 मिनट पोटेंशियोमीटर को सेटअप करना पड़ता है, फिर उसको यहाँ पे ज्वाइन करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट अपना। एक्सपेरिमेंट का एम है टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू प्राइमरी सेल्स, और आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम इस प्रोसेस में वोल्टमीटर क्यों नहीं यूज कर सकते। अभी जो मैंने समझाया उसके लिए जगह छोड़ दो, 4-5 लाइन छोड़ दो, और ये बात लिख लेना वहां पे कि वोल्टमीटर से क्या प्रॉब्लम आती है। ठीक है ना, बता देना कि वोल्टमीटर को ज्वाइन करते करंट फ्लो कर जाता, इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्टेज ले लेती, सेल की वोल्टेज कम हो जाती, एक्यूरेट रीडिंग नहीं आती। तो हो सकता है वो पूछ ले कि इस एक्सपेरिमेंट में आप वोल्टमीटर क्यों नहीं यूज कर।
तो उसको 3-4 लाइनों में लिख दें। तो चलिए पोटेंशियोमीटर लाते हैं। पोटेंशियोमीटर लाके सबसे पहले उसको सेटअप कर, सेटअप करने के लिए देखिए पोटेंशियोमीटर में 4 वायर, टोटल लेंथ इसकी 4 मीटर है, 1 2 3 4, टोटल लेंथ इज 4 मीटर। इसका जो वायर है उसकी रेजिस्टेंस आरपी है। इसको सेटअप करने के लिए आप यहाँ पर एक सेल लगाते हैं। ये वो वाला सेल है जो पोटेंशियोमीटर को चला रहा है, इसको हम बोलते हैं ड्राइवर्स। है ये नॉर्मल सेल, पर ये ड्राइवर वर्ड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये पोटेंशियोमीटर को चलाता है। हो सकता है क्वेश्चन में वो ड्राइवर सेल ना बोले, वो आपको बोल दे सेल या बोल दे पावर सप्लाई, तो समझ में आपको आना चाहिए कि क्या बात कर। अच्छा, उसके साथ हम एक सीरीज रजिस्टर लगाते हैं या फिर रियोस्टैट भी बोल सकते हैं, और यहाँ पर ज्वाइन करते हैं। जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं, ड्राइवर सेल पोटेंशियोमीटर के अंदर करंट भेजता है। ये करंट कहलाता है आईपी। दिस इज ईडी अपॉन आरपी प्लस आरएच, बताया था। अच्छा, उसके बाद ड्राइवर सेल की कुछ वोल्टेज तो रियोस्टैट ले लेती है। पोटेंशियोमीटर को कितनी वोल्टेज मिल पाती है, वीपी इज इक्वल टू आईपी इंटू आरपी। और फिर हम निकालते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट वीपी अपॉन ए। ये आपने निकाल लिया यहां तक, यानी आपका पोटेंशियोमीटर अब रेडी हो गया। अब आप इसको एक्सपेरिमेंट में यूज कर सकते हैं। अब वो सेल ले आइए, 1.5 वोल्ट वाला ये जो सेल था जिसको आपको मेजर करना था, वोल्ट मीटर से नहीं कर पा रहे थे, और अब यहाँ पे इसको कनेक्ट करेंगे। तो देखिएगा, वी हैव दिस सेल। सेल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस है और उसका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म। पॉजिटिव वाला याद रखना ए पे जो है। तो दिस इज द सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, EMF E1। कैसे ज्वाइन करते हैं याद होगा आपको, मैंने बताया था। इसका एक एंड डायरेक्टली ज्वाइन कर दो ए पर, कुछ नहीं करना, तार लो, इसके पॉजिटिव एंड से सीधा आप वायर ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। और दूसरे एंड से आप एक गैल्वेनोमीटर लगाइए। गैल्वेनोमीटर में दोनों तरफ रीडिंग आ सकती है, ठीक है ना। एक गैल्वेनोमीटर लगाइए और गैल्वेनोमीटर के आगे कुछ वायर ले लो थोड़ा लंबा, और फिर उसके आगे एक जॉकी कनेक्ट। अब आपका एक्सपेरिमेंट सेटअप हो गया। पोटेंशियोमीटर लगाया था और ये वो सेल है। सेल के नीचे वोल्टमीटर ना लगाकर इस बार आपने सेल के नीचे पूरा पोटेंशियोमीटर लगाया है। अब रीडिंग कैसे लेंगे? रीडिंग लेने के लिए कोई बताएगा, कोई जना कैसे लेते हैं रीडिंग, याद है किसी को? तो जॉकी को सर ए में रखेंगे, फिर स्लाइडिंग करेंगे। जॉकी को ये पे रखेंगे, फिर थोड़ा स्लाइड करेंगे उसमें। जॉकी को सबसे पहले ए पे, प्रॉपर्ली समझाओ। जॉकी को सबसे पहले ए पे रखेंगे। जैसे ही ए पे रखेंगे, गैल्वेनोमीटर में कुछ रीडिंग आने लगे। हो सकता है पॉजिटिव आए, हो सकता है नेगेटिव आए, पर कोई ना कोई रीडिंग आने लगे। लेट अस से एक रीडिंग आ रही है। तो जैसे ही जॉकी को आप टच करोगे ए पर, देखना गैल्वेनोमीटर में क्या रीडिंग आ रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव से फर्क नहीं पड़ता, हाँ वैल्यू से फर्क। तो रीडिंग आ रही। अच्छा, इसका मतलब इस ब्रांच में करंट फ्लो कर रहा है। रीडिंग आ रही है 3, यानी करंट फ्लो कर रहा है। कोई कहता है कर रहा है तो ठीक है, करने दो। नहीं, हमें नहीं करवाना, हमें तो सेल से करंट फ्लो नहीं करवाना। अगर सेल से करंट फ्लो करेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्टेज ले लेगी, और सेल के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो ईएमएफ से कम हो जाएगी। हमारा मेन काम ही तो था सेल से करंट फ्लो नहीं करवाना, तो यहाँ पे क्यों करवा रहे हो फ्लो? गैल्वेनोमीटर में रीडिंग आ रही है, मेरे को नहीं चाहिए रीडिंग। करंट फ्लो करेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस इसकी वोल्टेज ले लेगी, कुछ सेल की वोल्टेज कम हो जाएगी। तो क्या करें, जॉकी को आगे स्लाइड। देखिए रीडिंग गैल्वेनोमीटर की कम, पर अभी भी जीरो नहीं हुई, अभी भी करंट फ्लो कर रहा है। अगर करंट फ्लो करवाना ही था तो फिर वोल्टमीटर से ही काम में ले लेते, पर हमें करंट फ्लो नहीं करवाना। तो और आगे स्लाइड करते, और आगे स्लाइड करते करते एक ऐसे पॉइंट पर आ जाइए जब गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो हो।
और वैसे ही रुक जाओ, उसको बोल दो नल पॉइंट। दैट इज कॉल्ड एज द नल। कोई कहता है अगर मैं रुक नहीं पाया वहां पे, आगे निकल गया, कोई चिंता वाली बात नहीं है। आप आगे निकल गए तो रीडिंग भी आगे निकल जाएगी। आपको पता लग गया कि रीडिंग आगे 0 से आगे निकल गई, कोई बात नहीं, वापस ले आओ जॉकी को। जॉकी को आप स्लाइड करते हुए आगे ले गए थे, अब वापस ले आइए थोड़ा सा, तो जॉकी को थोड़ा सा वापस ले आओ, रीडिंग भी वापस आ जाएगी। तो इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है कि आगे निकल गई। आप स्लाइड करते करते यहाँ पे आए तो रीडिंग 3 2 1 0 हुई थी। आप जॉकी को और आगे ले जाओगे तो रीडिंग पॉजिटिव साइड चली जाएगी, फिर वो पॉजिटिव में जाने लगेगी। कोई बात नहीं, जॉकी को वापस ले आइए। हमें बस वो पॉइंट चाहिए जहां पर रीडिंग 0 होती है। तो गैल्वेनोमीटर में जैसे ही रीडिंग 0 हो गई वहीं रुक जाओ। और कोई पूछता है क्यों 0 क्यों चाहिए, तो वही तो हमारा मेन क्वेश्चन था, हमें तो करंट फ्लो नहीं करवाना ना, हमें 0 क्यों चाहिए। somebody asked you why 0, तो 0 इसलिए क्योंकि अगर इस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं करा तो इंटरनल रेजिस्टेंस देखो, कोई वोल्टेज नहीं होगा, ये टर्म 0 हो जाएगी। तो सेल के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो उसके ईएमएफ के बराबर हो जाएगी। तो वाई 0, बिकॉज अगर वो 0 हो गई तो वोल्टेज सेल की ईएमएफ के बराबर होगी। वही तो हमें चाहिए था। हम चाहते थे रीडिंग 1.5 आए एग्जैक्ट, ना कि 1.4 या 1.3। एग्जैक्ट ईएमएफ मेजर करना था। वी वांटेड टू मेजर द ईएमएफ। तो इसीलिए हम स्लाइड तब तक करते हैं जब तक गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 नहीं हो जाता। ठीक है, क्योंकि अगर व्हेन द करंट इज 0, लिख लेते हैं इस बात को, व्हेन द करंट इज 0 then no voltage taken by internal resistance and voltage across cell is equal to EMF, yani V is equal to EMF. So that is why we want the null point. When the current is 0, then no voltage will be taken by the internal resistance and the voltage across the cell will be equal to the EMF. तो इसीलिए जॉकी को आपने स्लाइड करना है तब तक जब तक गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 ना। 0 हो गया यानी इस पार्ट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। यहां कर रहा है, कोई कहता हमने यहां तो लिखा था आईपी, नीचे तो करेगा ही करेगा। पोटेंशियोमीटर के अंदर तो करंट फ्लो करेगा ही करेगा, यहां तो करेगा ही, पर इस वाले पार्ट में नहीं। जब आपका जॉकी सपोज करिए यहां कनेक्टेड है नल पॉइंट, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है जिसमें आपका ये सेल लगा हुआ है, इसमें करंट फ्लो नहीं कर, यहां तो करेगा है। कोई कहता है आईपी तो है, हाँ आईपी तो करेगा, वो तो इसमें फ्लो करके चला जाएगा ना। हमें इसमें सेल में करंट फ्लो नहीं कराना, तो यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, इसकी रीडिंग 0 है, इसका मतलब इस ऊपर वाले पार्ट में करंट फ्लो नहीं कर रहा। करंट फ्लो नहीं कर रहा, 0 डाल दो, यानी जो सेल के अक्रॉस वोल्टेज है वो उसके ईएमएफ के बराबर। स्केल से ए एन लेंथ नाप लो और फॉर्मूला लगा दो। हमारा फॉर्मूला होता है वोल्टेज मेजर्ड इज इक्वल टू पाई इंटू एन। जो वोल्टेज हम मेजर कर रहे हैं वो एग्जैक्टली सेल के ईएमएफ के बराबर है। तो जो वोल्टेज हम मेजर कर रहे हैं इस बार वो एग्जैक्टली ईएमएफ के बराबर है, ई माइनस आई आर नहीं है वो। द वोल्टेज टू बी मेजर्ड इज एग्जैक्टली इक्वल टू द ईएमएफ। तो मैं यहाँ लिखूंगा E1, सेल का ईएमएफ कितना है E1, और बैलेंस लेंथ कितनी आई है इज इक्वल टू पाई इंटू। तो यहां से आप सेल का ईएमएफ एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, क्योंकि करंट फ्लो नहीं होगा। तो क्या एक्सपेरिमेंट कैसे होगा, आपको पाई तो कैलकुलेट करना, पाई एक्सपेरिमेंट से मेजर नहीं करना, पाई इन फॉर्मूलों को यूज करके यू हैव टू कैलकुलेट। और L1 की वैल्यू ये आपको एक्सपेरिमेंट में मेजर करनी। तो एक्सपेरिमेंट करके आपको सिर्फ L1 निकालना हो, बस जॉकी को रखना है यहाँ पे, बहुत सिंपल सा, 2 मिनट लगेंगे एक्सपेरिमेंट। जॉकी को रखो ए पे, रीडिंग देखो,
स्लाइड करते रहो करते रहो करते रहो, जैसे ही रीडिंग 0 हो जाए रुक जाओ, लेंथ नाप लो, बस L1 की वैल्यू डाल दो, E1 निकल आएगा। So this is how we measure the EMF of a cell using a potentiometer. What is the guarantee that we are measuring the EMF? ये galvanometer. We are taking the reading when the current in the galvanometer is 0. इसका मतलब सेल से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, ये काम वोल्टमीटर नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया, पर आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो इससे भी आसान है, जो लैब में आपको करना। आपका एक्सपेरिमेंट है कंपेयर, यानी आपको एक सेल नहीं दिया होगा, आपको 2 सेल दिए हो। आपको पहले सेल का ईएमएफ निकालना है, आपको दूसरे सेल का ईएमएफ निकालना है, और उनका रेशियो लेना है। कंपेयर का मतलब है यू हैव टू टेक द रेशियो E1/2। तो बिल्कुल सिंपल तरीका, जैसे आपने E1 मेजर करा, अब E1 हटा दो, दूसरा सेल लगा दो, फिर से वही प्रोसेस रिपीट करो, E2 निकाल लो, फिर उनका रेशियो ले लो, और रेशियो में आपका एक काम बच जाएगा, आपका एक मेन कैलकुलेशन वाला पार्ट बच जाएगा। आपको फाई कैलकुलेट करने की, इन सारे फॉर्मूलों को लगाने की लैब में जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लैब में यू कैन इग्नोर ऑल दीज थिंग्स। क्यों? क्योंकि आपके एक्सपेरिमेंट में रेशियो आएगा। आपने पहले E1 निकाला, फाई इंटू L1, फिर आप इसकी जगह हटा दीजिए इसको, दूसरा सेल रखिए, उसका EMF E2 होगा, फिर से एक्सपेरिमेंट करिए, इस बार बैलेंस लेंथ मान लो L2 आ गई, तो सेम फॉर्मूले में डाल देना, रेशियो लोगे तो 5 कट जाए। तो ये हमारा कैलकुलेशन वाला पार्ट भी एलिमिनेट। चलो देखते हैं क्या एक्सपेरिमेंट है जो लैब में करना है ना, दूसरा सेल भी लगा के देखते। कुछ पूछना तो नहीं अभी तक किसी को? सर बीच में आपकी आवाज कट गई थी सर, वो लास्ट वाला बता दीजिए, बता, E5L जो आपने निकाला सर ये वाला। हमारा एक्सपेरिमेंट क्या है मैं बता रहा हूं। तो अब हमारा जो एक्सपेरिमेंट है उसमें आपको 2 सेल्स दिए जाएंगे, किस तरीके से आप कनेक्ट करेंगे, पहले E1, फिर E1 को हटा के E2। कैसे आपके लैब में कनेक्शन होगा वो आप ध्यान से देखिए। 2 सेल्स होंगे, यहां मैं बना रहा हूं दोनों सेल्स को। पहला सेल डैनियल सेल और दूसरा सेल लेक्लैंक सेल। तो पहला सेल जो है इसका EMF E1 है, और दूसरा सेल जो है इसका EMF E2। ठीक है ना? दोनों सेल्स एक एक करके आपको मेजर करने हैं, दोनों को इकट्ठे नहीं जोड़ना है। पहले E1 मेजर करना है, फिर E2। तो क्या करेंगे देखिए, E1 को भी यहां जोड़ दीजिए, E2 को भी यहां जोड़। कोई कहता है दोनों क्यों जोड़ दिए? दोनों नहीं जोड़े, एक ही जोड़ा है, देखना ध्यान। इस साइड अब मैं एक डिवाइस लगाऊंगा विच इज कॉल्ड एज अ 2-वे की। क्या होता है ये देखो, इस तरीके से होगा। सबसे ऊपर वाले स्क्रू में ये वाला तार बांध है, इसके नेगेटिव से यहाँ पे और इसके नेगेटिव से यहाँ। बीच में भी एक स्क्रू होता है और यहाँ पर 2 होल्स होते। बीच वाले स्क्रू में से गैल्वेनोमीटर लगाइए, दिस इज द गैल्वेनोमीटर, और यहां से जॉकी लगाइए। अब ध्यान देना, सब समझ में आएगा, एवरीथिंग विल बी वेरी क्लियर। गैल्वेनोमीटर है। अब ये जो मैंने बनाया ये क्या चीज है? इट इज अ 2-वे की। 2-वे की क्या होती है? इस तरीके से अरेंजमेंट होगा, इतना बड़ा होगा ये। यहाँ पे आपने ऊपर वाला सेल से तार बांधा है, यहाँ नीचे वाले सेल से, और यहाँ से गैल्वेनोमीटर। इसमें 2 होल्स हैं, और इन होल्स में आप लगाने के लिए आपको एक की दी जाती है इस टाइप से। ये की होगी टी शेप, इट इज इन द शेप ऑफ टी। इस की को आप इसमें लगा सकते हैं या इसमें लगा सकते हैं। इट कैन बी प्लग्ड इन दिस और इट कैन बी प्लग्ड इन दिस। अगर आप इस की को यहां लगा देते तो इसका मतलब हुआ कि ये एक सर्किट कनेक्ट।
यानी अभी जरा देखो कौन सा सेल है जो कनेक्टेड है, E1 कनेक्टेड, E2 देखने में सिर्फ रखा हुआ है पर वो कहीं से जुड़ा हुआ नहीं, यानी आप भूल जाओ E2 को, अभी आपके सर्किट में सिर्फ E1 है। अगर इस की को मैं यहां से निकाल दूं और इस की को मैं इस वाले होल में प्लग करूं, टी शेप में ये की होती है, इसको यहाँ पे इस वाले में प्लग करूं, अब आपका E2 जो है वो सर्किट में कनेक्ट हो गया, E1 सर्किट में से हट गया। नाउ ओनली E2 इज कनेक्टेड इन द सर्किट। तो आपको क्या करना है, पहले E1 मेजर करना है तो की को ऊपर लगाएंगे, फिर E2 मेजर करना होगा तब की को नीचे लगाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए एक्सपेरिमेंट का ये वाला डायग्राम आप बना लीजिए, या चलो डायग्राम बुक से देख के बना लेना, अभी समझ लो, पहले समझ लो, फिर उसके बाद टाइम दूंगा मैं। तो अज्यूम कर रहे हैं कि अब हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लैब में, पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। ये दोनों प्राइमरी सेल्स, प्राइमरी का मतलब है ये रिचार्जेबल नहीं, तो डैनियल सेल है, लेट अस से दिस इज डैनियल सेल एंड दिस इज द लेकलैंड। कोई भी आप उल्टा भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या हो सकता है आपके लैब में नाम बोले भी ना हो, जस्ट कंसिडर टू डिफरेंट सेल्स, दोनों के ईएमएफ अलग अलग। व्हाट आर द स्टेप्स कि इस एक्सपेरिमेंट को कैसे परफॉर्म करा जाएगा, ये हमारा सेटअप हो चुका है। कोई जना और एक जने को एक ही बार का चांस देंगे प्लीज, जो अभी बोलेगा वो अगली बार नहीं बोलेगा, ठीक है ना। कौन बताएगा कैसे स्टार्ट कर, बोलो। सर पहले सर E1 को सर जोड़ते हैं सर, उसके बाद कैसे जोड़ेंगे सर इवन को? पहले सर E1 सर उसमें सर वो की फिट कर देंगे सर, तो पहले सबसे पहले की को इसमें लगाएंगे, सबसे पहले हम की को इसमें लगाएंगे, इसमें आपने लगा दिया की को, तो ओनली E1 इज कनेक्टेड, ओनली E1 कनेक्टेड। E2 में यहां नहीं लगाया, दोनों में मत लगा देना, दोनों नहीं जोड़ने से इकट्ठे, एक जोड़ना एक बार में। तो अभी आपने की जो है वो यहां लगाई है, तो E1 कनेक्ट हो चुका है आपके सर्किट में। अच्छा, नेक्स्ट बच्चा बताए, अब क्या करेंगे, पहले की लगा दी, अब क्या करें, बोलो कोई जना, टाइम मत वेस्ट करो। सर उसका फिर नल पॉइंट फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, प्रॉपर्ली बताओ। सर जॉकी को सर पॉइंट ए पे रखेंगे, उसके बाद फिर सर को उसको ये पे रखेंगे, पहले की लगा दी, उसके बाद जॉकी को रखा एट ए एंड स्लाइड इट, जॉकी को आपने ए पे रखा और स्लाइड करा। कब तक स्लाइड करोगे, सपोज करो कुछ रीडिंग आ रही थी, स्लाइड करते जाओ करते जाओ करते जाओ जब तक रीडिंग 0 ना हो जाए। जैसे ही रीडिंग 0 हो गई उसको बोल दो नल पॉइंट, और इस लेंथ को बोल दो L1, ठीक है ना। जॉकी रखा ए पे, स्लाइड करा उसको जब तक नल पॉइंट नहीं मिला, नल पॉइंट जब मिल गया तो उस पॉइंट पे रुक गए, लेंथ को बोल दिया L1। फॉर्मूला क्या हो गया, E1 इज इक्वल टू 5 इंटू L1, ये हमारा ईएमएफ आ गया पहले से। वैल्यू नहीं आएगी अभी क्योंकि आपको फाई नहीं पता, फाई आपको कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं, आप सिर्फ E1 को लिख दीजिए, फाई को फाई रहने देना, इंटू L1 जो भी आपकी बैलेंस लेंथ आई। अच्छा, अब इसके बाद E1 की वैल्यू आ गई। हाँ, नेक्स्ट अब कौन बच्चा बता रहे, कोई और जना, अब क्या करें। अब हम E2 को कनेक्ट करेंगे, सेकंड में लगाएंगे, की हटा के डाल सेकंड वाले पॉइंट में लगाएंगे सर हम इसको। है की को आपको शिफ्ट करना है, दूसरी की नहीं लगा देना, उसी वाली की को निकाल के आप उसको दूसरी जगह लगा दीजिए, सो दैट नाउ E2 ओनली E2 इज कनेक्टेड, ओनली E2 इज कनेक्टेड। अब E2 कनेक्ट हो गया सर्किट में, फिर से वही चीज रिपीट करनी है, फिर से उठाओ जॉकी को, जॉकी एट ए एंड स्लाइड, जॉकी को फिर से आपने ए पे रखा, फिर से स्लाइड करेंगे, इस बार बैलेंस लेंथ हो सकता है कम आए, हो सकता है ज्यादा आए, डिपेंडिंग ऑन, हो सकता है इस सेल का ईएमएफ ज्यादा हो या कम हो, तो ये कोई रूल नहीं है कि कम आएगी या ज्यादा आएगी, कुछ भी आ सकती है।
आपको स्लाइड करना है, जॉकी को रखो, स्लाइड करो और गैल्वेनोमीटर पे नजर रखो, उसकी रीडिंग धीरे 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 कम होती जा रही है, और आगे स्लाइड करिए, कोई बात नहीं, पहला वायर खत्म हो गया, कोई बात नहीं, दूसरा खत्म हो गया, कोई बात नहीं, हो सकता है आपको नल पॉइंट यहाँ आके मिला, इस बार आपको नल पॉइंट बहुत आगे जाके मिला है, डजंट मैटर, कहीं भी मिल सकता है, 4 मीटर का वायर है, कहीं भी मिल सकता है। तो इस बार जो बैलेंस लेंथ है उसको बोलेंगे L2। फॉर्मूला लगा दीजिए, वोल्टेज इज इक्वल टू 5 इंटू एल। तो जो वोल्टेज मैं मेजर कर रहा हूँ इस बार कितनी है, E2 है। इंटरनल रेजिस्टेंस ने तो कोई वोल्टेज ली नहीं, क्यों नहीं ली है, क्योंकि हमें पता है गैल्वेनोमीटर में करंट 0 है, देयर इज नो करंट फ्लोइंग इन दिस सर्किट, इसमें कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस ने कोई वोल्टेज नहीं दी, सेल की वोल्टेज E2 के बराबर है, तो E2 इज इक्वल टू 5 इंटू L2। अगेन 5 कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे रेशो लेना होगा, ठीक है, तो यहां से E2 कैलकुलेट हो गया। अब क्या करें, नेक्स्ट स्टेप कौन बताएगा, कोई और जना? सर डिवाइड रेशियो ले इसकी लेंगे, रेशो रेशियो ले लेंगे। रेशियो इज इक्वल टू L1 बाई L2। बस आपको 5 कैलकुलेट करने का ये सारी मेहनत भी नहीं करनी लैब में, हार्डली 5 मिनट लगते हैं एक्सपेरिमेंट करने में, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कब की कहाँ लगानी है और किसको मेजर करना है। इमेजिन करो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले की जो है, मान लो ये की है, ये की यहाँ डाला, जॉकी उठाया, स्लाइड करा, जब तक रीडिंग 0 नहीं हो, L1 लेंथ नोट कर, L1 को आपने एक्सपेरिमेंटली मेजर, फिर क्या करना, ऊपर से निकाल के की नीचे वाले में डाल, फिर से जॉकी उठाओ, फिर से ए पे रखो, फिर से स्लाइड करो, जब तक रीडिंग 0 नहीं हो। इस बार जो लेंथ आ रही है वो L2 आ, हो सकता है बड़ी हो पिछली बार से, हो सकता है छोटी हो, कोई बात नहीं, जो भी आ रही है डिवाइड करके E1 बाई E2 आंसर आ जाएगा L1 बाई E2। आपको E1 की वैल्यू नहीं निकालनी है, E2 की वैल्यू नहीं निकालनी, लैब में जो एक्सपेरिमेंट है उसमें आपको रेशियो निकालना है, तो 5 का कैलकुलेशन भी बच जाता। पर कोई कहता है चलो अच्छी बात है, ये फॉर्मूले भूल जाते हैं, नहीं, थ्योरी में आपके क्वेश्चन आ सकते, आपका थ्योरी पेपर जो है उसमें हो सकता है क्वेश्चन एक ही सेल का है, उसमें रेशियो ना हो तो आपको 5 निकाल के E1 की वैल्यू निकाल, तो थ्योरी पेपर में आपको 5 निकालना भी आना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है थ्योरी में आपका रेशियो का क्वेश्चन, अभी मैं दोनों क्वेश्चन कराऊंगा, रेशियो वाला भी कराऊंगा, सिंगल सेल वाला भी कराऊंगा, पर लैब में आपका बहुत आसान, लैब में आपको ये इनकी कोई जरूरत नहीं, लैब में बस 2 सेल दिए होंगे, पहले एक को लगाओ, ऊपर लगाओ, फिर नीचे लगाओ, बस 2 बार रीडिंग लेनी है, एक बार ऊपर लगा के L1, नीचे लगा के L2, रेशियो, बहुत सिंपल है, बना लीजिए, और बनाने के बाद जो डाउट्स हैं, इसको ना ये वाले ये मत लिखो, इसकी जगह छोड़ देना, ये मैंने शॉर्ट में लिखे हैं, ये आप प्रॉपरली स्टेप्स बुक से देख के लिखिए, डायग्राम बना लीजिए, बाकी स्टेप्स ना आई विल टेल यू द पेज नंबर, क्योंकि ये तो मैंने एक एक लाइन लिखी, पेज 83 पे देखिए, पेज 83 पे ये डायग्राम बना हुआ है, ध्यान से देखो, ये वही डायग्राम है जो मैंने बनाया हुआ है, 2 वे की है, और ये स्टेप्स देखो, एक एक 2 लाइन हर स्टेप में उसने लिखी हुई, तो ये नहीं कि सिर्फ ये लिख दिया ओनली E1 कनेक्ट, क्या लिखना है, द 2 वे की इज स्विच्ड अप, 2 वे की इज स्विच्ड अप सो दैट ओनली E1 इज कनेक्टेड इन दिस, प्रॉपर लिखना हो, ये नहीं लिखना E1 कनेक्टेड, प्रॉपर लाइन लिखना, तो ये सब बुक से देख के लिखना, ठीक है। क्या डाउट है बताइए, कैसे करना है एक्सपेरिमेंट, कोई स्टेप अगर आपको नहीं समझ में आया, और कोई भी हाँ सर जो पोटेंशियोमीटर की सर लेंथ हमेशा 4 मीटर रहेगी सर? हाँ 10 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, वो तो तुम्हारे स्कूल पे डिपेंड करता है, पर उससे हमें कोई लेना देना नहीं ना, टोटल लेंथ क्या है वो हमारे किसी फॉर्मूले में आती नहीं है, हमारा फॉर्मूला क्या है, E1 बाई E2 इज L1 बाई L2, L1 तुम्हारी बैलेंस लेंथ है, उससे क्या मतलब टोटल लेंथ क्या है, टोटल लेंथ तो यहाँ आती थी, पर 5 तो हमें लैब में कैलकुलेट करना ही नहीं होगा, तो लैब में तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि 4 मीटर है या 10 मीटर है, यूजुअली 2 ही होते हैं, या तो 4 मीटर वाला होगा या 10 मीटर वाला होगा,
पर लैब में आपको कोई चिंता नहीं है कि 4 है या 10। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले मैं लैब में जो आपके एक्सपेरिमेंट है वो वाला क्वेश्चन, पेज 99 खोल लीजिए। आपकी बुक में अलग से न्यूमेरिकल्स हैं पोटेंशियोमीटर पे, पेज 99। ट्राई क्वेश्चन नंबर 75 का बी पार्ट, और आपने आंसर चैट बॉक्स में सेंड करना है सब बच्चों। कोई एक आध डाउट पूछ लो यार, इसमें इतने बाकी लोग ट्राई कर रहे हैं, किसी को कोई डाउट है कि कैसे करेंगे, क्योंकि करना सर रियो स्टार्ट लगाए बिना भी वर्क उसका यूज मतलब था क्या, पर्पस क्या था, उसके बिना वर्क नहीं कर सकता? पिछली बार याद करो, मैंने बताया था सेंसिटिव क्यों बनाते हैं। सेंसिटिव बनाना था तो रियोस्टैट को अब तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एग्जामिनर तुम्हारी सीट पे आया, कहता अपने पोटेंशियोमीटर को सेंसिटिव बनाओ। तो याद करो पिछली बार मैंने क्या बताया था, सेंसिटिव बनाने के लिए अपने को फाई छोटा करना होगा। सेंसिटिव बनाने के लिए फाई छोटा करना, अब फाई छोटा करने का सबसे आसान तरीका था रियोस्टैट। रियोस्टैट को बढ़ाने से करंट कम हो जाता है, करंट के कम होने से वीपी कम हो जाता है, वीपी के कम होने से फाई कम हो जाता है, और आपका पोटेंशियोमीटर सेंसिटिव बन जाता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे रियोस्टैट लगाया था। मत लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। पर अगर आपको सेंसिटिव बनाना हुआ, वो तब हो सकता है अगर आपको छोटी वोल्टेजेस मेजर करनी हुई तो आपको अपना पोटेंशियोमीटर सेंसिटिव बनाना पड़ेगा, तो तब के लिए रियोस्टैट काम आती है। सर हाँ जी, सर हमें ये टी लगाने की जरूरत ही क्या है, जब हम सर एक एक सेल को एक एक बार में चेक कर लेंगे। नहीं ऐसे नहीं करना ना, एक एक बार में हटा के कहाँ रखोगे, एक सेल लगाओगे फिर हटाओगे, फिर दूसरा लगाओगे फिर हटाओगे, वो ज्यादा मुश्किल नहीं है। की शिफ्ट करना कितना आसान है। तुम पहले E1 लगाते हो, फिर E1 को वहां से स्क्रू खोलोगे, यहाँ पे स्क्रू खोलोगे, निकालोगे, रख कर आओगे, E2 लाओगे, स्क्रू करोगे, कितना टाइम लगेगा बारी बारी। इसमें ज्यादा आसान है, कोई आपको तार वार तो खोलना ही नहीं है। अगर आपका E1 आपको निकाल के उसकी जगह E2 लगाना होता तो आपको यहाँ पे तार खोलना पड़ता, E1 हटा के रखना पड़ता, E2 लगाना पड़ता, टाइम वेस्ट होता। ठीक है, बात तो वही है, पर बात तो वही है, आपको तरीका आसान है बस एक ही वाला। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन। अब अगर दोनों में की लगा देंगे तो क्या होगा? दोनों में की लगा दोगे फिर ये दोनों सेल जुड़ जाएंगे। अभी एक में लगाने पे एक जुड़ता है। अगर कोई कहता है मैं क्या करता हूँ, मैं जबरदस्ती दोनों में की लगा देता हूँ, वैसे तो आपको की एक ही दी जाएगी, ये जो की है एक ही दी जाएगी, आप दोनों में लगा नहीं सकते। पर सपोज करो आप किसी दूसरे एक्सपेरिमेंट में से दूसरी बच्चे के वहां से की ले आए, आपने दोनों में लगा। हाँ सोचो जरा, कोई जना बता सकते हैं अब क्या होगा। अब मैं किसको मेजर करूंगा, E1 को या E2 को? सर दोनों को। दोनों को। दोनों का यानी कॉम्बिनेशन हो गया, कॉम्बिनेशन। इस बार जो रीडिंग आएगी वो इन दोनों का इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा। यानी इस बार जब आप फॉर्मूले में डालेंगे ना E1 लिखेंगे ना E2, इस बार इन दोनों का इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। इस बार वो आ जाएगा, वो नहीं मेजर करना है हमें, तो की हमें एक ही मिलेगी, दोनों में मत लगाइएगा। एग्जामिनर देखता रहता है कि आप क्या कर रहे हैं, तो बोर्ड एग्जामिनर जब देख रहा होगा प्लीज दोनों में की मत लगाइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ अ पोटेंशियोमीटर। ये बुक में से पढ़ के थ्योरी है, लिख लीजिए। व्हाई पोटेंशियोमीटर इज प्रेफर्ड ओवर अ वोल्टमीटर। ये तो आपको पता होगा पोटेंशियोमीटर क्यों अच्छा होता है वोल्टमीटर के मुकाबले। तो फर्स्ट पार्ट तो आप लोग कर लेंगे, बी पार्ट देखते हैं। अ पोटेंशियोमीटर ऑफ लेंथ 4 मीटर, ये बैलेंस लेंथ नहीं दी हुई, ये टोटल लेंथ दी, टोटल लेंथ 4 मीटर। उसकी जरूरत सिर्फ तब पड़ेगी अगर फाई निकालना हो। तो देखते हैं, इज कनेक्टेड अक्रॉस अ 100 वोल्ट पावर सप्लाई, यानी ये 100। It is then used to compare the EMF of two primary cells. The balance point with cell E1 is 1.5 मीटर, यानी जब आपने पहला सेल लगाया L1 की वैल्यू दे रहा है 1.5 मीटर, ठीक है।
अब दूसरा सेल लगाया कि यहां से यहां लगा दी। नाउ द बैलेंस पॉइंट इज 2 मीटर, यानी L2 की वैल्यू दे रहा है 2। अच्छा, क्या कह रहा है? फाइंड द रेशो E1/2। तो बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन, बिल्कुल भी इसमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी ज्यादा। 1.5/2, तो रेशो आ गया 3:4। तो सिंपल एमसीक्यू में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे आपके, ठीक है। और उसके बाद भी एक थ्योरी पार्ट है, हाउ कैन द पोटेंशियोमीटर बी मेड मोर सेंसिटिव, तो अभी समझाया था। सीरीज में रजिस्टर लगा दीजिए, और या रियोस्टैट लगा हुआ है तो रियोस्टैट को बढ़ा दीजिए, ठीक है ना। तो इसको कई बार रियोस्टैट की बजाय सीरीज रजिस्टर भी बोलते हैं, क्योंकि ये सीरीज में लगा हुआ है, तो सीरीज रजिस्टर बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, इसमें आपको सर फाइल का कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, तो दिस वाज वेरी। क्या हो गया बोलो? सर जैसे सर ये जो रेशियो वाला क्वेश्चन था सर, ये मेरे एग्जाम में आया था, तो सर ये 3 मार्क्स का था, तो सर उसमें सर मतलब फिर सर अलग से निकाल के दिखाएं या सर ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें दोनों देखो का अलग अलग करके? देखो, स्कूल में हो सकता है प्रॉपर मार्किंग के हिसाब से ना बनाए जाए पेपर। अगर स्कूल में ये क्वेश्चन आता सिर्फ इतना जो यहाँ दिया हुआ है, इसका सिर्फ बी पार्ट होता, सिर्फ रेशो वाला होगा, तो वो तो फिर 1 नंबर का होगा, क्योंकि अगर बाकी पार्ट्स भी होंगे तब फिर उनके नंबर होंगे ना। अगर सिर्फ रेशो का पूछ रहा है तो दिस इज ओनली फॉर 1 मार्क, अगर उसमें आपको डिराइव करने की जरूरत नहीं। अगर सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट है तो यू डोंट हैव टू डिराइव। पर अगर हाँ 3 नंबर का आया है, तो हो सकता है वो आपसे ये डेरिवेशन भी चाहता होगा, आपसे डायग्राम भी चाहता होगा। इफ इट इज अ 1 मार्कर क्वेश्चन, आप सीधा सीधा आंसर लिख दीजिए कि रेशो इज 3:4। पर अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें आपको सिर्फ आंसर नहीं लिखना, उसमें आपको फिर ये डायग्राम भी बनाना होगा। हो सकता है वो पूरा कहे, क्वेश्चन में बोलेगा पूरा कि ये आया कैसे फॉर्मूला, और फिर आपको डेटा पुट करना। ओके सर। कैसे हुआ, समझ में आया ये आप लोगों को? कोई डाउट है किसी को, बताइए। क्वेश्चन 76। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में आपको फाई की जरूरत पड़ी। तो दोनों टाइप के मैंने आपको क्वेश्चन बताए। 76 ट्राई करो। बेटर है डायग्राम बना लिया करो, अगर तुम्हें दिक्कत होती है ना, एक रफ में जल्दी से डायग्राम बना लिया करो। डायग्राम में डेटा लिख लोगे ना तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, चलो मिटाते हैं, पूरा लिखते हैं, देखते हैं कितनी देर लगती है हमें इस क्वेश्चन को करने में। उसने न्यूमेरिकल में अगर नहीं भी बोला कि डायग्राम बनाना है, तो वेरी क्विकली वी विल मेक अ डायग्राम। हार्डली हमें 1 मिनट भी नहीं लगेगा डायग्राम बनाने। सर पिछले क्वेश्चन में भी बनाना था डायरेक्ट। ठीक है, बना लो, कोई बात नहीं। हम जल्दी से बना रहे हैं, विद इन 1 मिनट। ये हमने ड्राइवर सेल लगाया, ये सीरीज रजिस्टर लगाया, और ये पोटेंशियोमीटर। देखते हैं क्या डेटा है। अब पोटेंशियोमीटर 76 कर रहे हैं। पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ 4 मीटर है, इसकी रेजिस्टेंस आरपी 10 ओम है। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस ऑफ 90 ओम, यानी आपका रियोस्टैट 90 ओम का है, और पावर सप्लाई 200 वोल्ट का है। तो ईडी आपका 200 वोल्ट। ठीक है, अब आगे बैलेंस लेंथ फॉर एन अननोन ईएमएफ ई, यानी एक ही अननोन ईएमएफ है आपके पास, एक ही सेल है अननोन। तो ये हमने अननोन सेल बनाया, गैल्वेनोमीटर लगाया, जॉकी को स्लाइड करा होगा, कुछ बैलेंस लेंथ आई होगी। बैलेंस लेंथ उसने दी है हमें कितनी, 3 मीटर। और वो कह रहा है अननोन ईएमएफ ई निकालना है। यानी पहली चीज आप ये समझ गए कि 2 सेल्स नहीं है, एक ही सेल है, और आपको ई की वैल्यू निकालनी है। तो आपको यहां से फाई कैलकुलेट करना पड़ेगा। फाई को कैलकुलेट करके आप यहां डालेंगे, और बैलेंस लेंथ उसने आपको क्वेश्चन में दे रखी है 3। तो चलिए करिए इस बार क्वेश्चन को, और चैट बॉक्स में मुझे आंसर सेंड। आपको अपनी असाइनमेंट में हर टाइप के न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, तो ये दूसरे टाइप का, इसमें आपको फाई निकालना। प्लीज सेंड द आंसर्स।
करिए प्लीज, सेंड करिए। स्टेप बाय स्टेप करो, देखो अपने आप ट्राई करना है, डोंट वेट कि हम बोर्ड पे कराएं। जब तक 2-4 न्यूमेरिकल्स खुद नहीं करोगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, कर पा रहे हैं बच्चे, लेट अस सी। आईपी निकालते हैं, ईडी अपॉन आरपी प्लस आरएच 200 अपॉन 90 प्लस 10, तो ये तो आ गया 200। वीपी निकालते हैं, आईपी इंटू आरपी 20 वोल्ट। पाई निकालते हैं 20/4, टोटल वोल्टेज वीपी है 20, टोटल लेंथ 4, तो ये आ गया 5 वोल्ट पर मीटर। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, अगर तुम ये लेंथ मीटर में यूज कर रहे हो तो बैलेंस लेंथ भी मीटर में यूज करना। अगर टोटल लेंथ सेंटीमीटर में डाल रहे हो यहाँ पे तो बैलेंस लेंथ को भी सेंटीमीटर में डाल। तो हमने पहले जल्दी से देखो पाई कैलकुलेट कर लिया, पाई की वैल्यू आ गई है 5 वोल्ट पर मीटर। बस अब आसान है, अननोन ईएमएफ इज इक्वल टू 5 इंटू बैलेंस लेंथ विच इज इक्वल टू 50। तो ये जो अननोन सेल है ये 15 वोल्ट का है। बैलेंस लेंथ 3 मीटर आई है, यानी कि यहां पर होगा 3 मीटर वाला पॉइंट भी लेते हैं। 1 मीटर तो ये होगा, 1 मीटर और 1 मीटर और, यानी आपका नल पॉइंट जो होगा वो यहां पे कहीं। ठीक है ना? इट इज नॉट नेसेसरी कि आप फिगर में उसको सही जगह पे बनाओ, बट आई एम जस्ट शोइंग कि 3 मीटर वाला पॉइंट कहां पर। तो दिस इज द क्वेश्चन जहां पे आपको फाई निकाल के करना पड़ेगा। बताइए इसमें कोई डाउट? अच्छा, अब एक एक्सपेरिमेंट और है, वो अगली क्लास में कराएंगे, पर उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और सीख लेते हैं। कोई बच्चा पूछता है कि गैल्वेनोमीटर में रीडिंग 0 होती क्यों है इस बार? जब आपका वायर जुड़ा हुआ है, जैसे उसने कहा कि नल पॉइंट आया 3 मीटर, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, उसने क्या कहा है, बैलेंस लेंथ आ रही है 3 मीटर, यानी आपका पहला वायर 1 मीटर का हो गया, 2 मीटर बीच में भी आ सकती है, 2.5 पे 2.6 पे वहां पे भी आ सकती थी, 3 मीटर पर आई है। तो बैलेंस लेंथ अगर 3 मीटर आ रही है तो ये ऐसा हुआ क्यों? वाई इज द गैल्वेनोमीटर रीडिंग 0? गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 होती क्यों है यहाँ पर? क्या ये कोई व्हीटस्टोन ब्रिज है कि रेशियो बैलेंस हो जाता है? नहीं, व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है। तो फिर ऐसा कैसे हो गया? नल पॉइंट पे आपका जॉकी रखा हुआ है, अब जॉकी टच हुआ है, सर्किट तो कंप्लीटेड है। सर्किट कंप्लीट है तो सर्किट में करंट आखिर 0 कैसे है? हमने तो पढ़ा था सर्किट कनेक्टेड होगा तो करंट तो फ्लो करेगा। व्हाई डू वी गेट अ नल पॉइंट? हमारा क्वेश्चन क्या है कि व्हाई डू वी गेट अ नल पॉइंट, कि आखिर ऐसा होता क्यों है कि एक पॉइंट पर आकर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो जाता है, और ऐसा क्यों होता है कि आगे जाने पे धीरे धीरे रीडिंग कम होती रहती है और एक पॉइंट पे आके 0 हो जाती है? ऐसा क्यों होता है? तो वो समझते हैं, दैट इज अ कॉन्सेप्ट। ठीक है, वो बताते हैं। उससे पहले अगर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मैं ये इरेज कर दूंगा। अच्छा चलिए ठीक है, इसी क्वेश्चन में समझाते हैं, इसी क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं कि हमें रीडिंग ऐसा क्यों होता है कि आगे जाने पे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन कम होता जाता है और फाइनली एक पॉइंट पर आकर 0 हो जाता है। तो उसको समझने के लिए ये चीज समझ, ध्यान से देखिएगा। एक सर्किट बना रहा हूं मैं, इसमें 2 सेल्स हैं, ये 10 वोल्ट है और ये 10 वोल्ट है, और ये रजिस्टर 5 वोल्ट है। ध्यान से देखना सेल्स की डायरेक्शन, कौन सा सेल किधर करंट भेजना चाहता है, और जरा बताना कि इस सर्किट में करंट कितना होगा। कोई जना बताना चाहता है अनम्यूट करके? तो 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। 0 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, 2 सेल लगे।
डायरेक्शन अलग है दोनों करंट की, पॉजिटिव से भेजना चाहेंगे दोनों। अलग अलग है। करंट आएगा पॉजिटिव से इस तरफ आना चाहेगा और इसमें करंट आना चाहेगा पॉजिटिव से इस तरफ। अब किसकी बात मानी जाती है अगर ऐसा होता है? दोनों उल्टा जा रहे होते हैं, दोनों उल्टा तो बड़ा होते हैं, बड़े वाले की। पर यहाँ तो दोनों बराबर है, यानी ये दोनों एक दूसरे को नलिफाई कर देंगे। यानी दो सेल्स लगे हुए हैं और फिर भी सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा। सर्किट कनेक्टेड है, ओपन सर्किट नहीं है, सर्किट कनेक्टेड है, पर दोनों वोल्टेजेस एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, तो करंट फ्लो नहीं कर पाता। कभी ट्राई करके देखना, आपका जो रिमोट होता है उसमें दो सेल डालते हैं या टॉर्च में दो सेल डालते हैं, क्या करना, दोनों सेल उल्टे डाल दें, वो टॉर्च नहीं जले, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। जिस तरीके से वहां लिखा होता है वैसे ही डालने होते हैं, अगर आप दोनों को उल्टा डाल दो तो वो एक दूसरे को नलिफाई करते हैं, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, लॉजिक क्या है कि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। कोई कहते हैं कौन दोनों? एक तो आपका सेल हो गया, ये तो हमें पता है, और दूसरा आपका जो आपकी वीडियो सही नहीं आ रही। जो वायर है इसकी जो वोल्टेज है और जो आपका अननोन सेल है, ये दोनों एक दूसरे को नलिफाई कर देते हैं, जिस वजह से गैल्वेनोमीटर में करंट 0 हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे को नलिफाई कर देते हैं। इसकी वोल्टेज 15 वोल्ट है, तो ये जो वायर है इसकी वोल्टेज भी 15 वोल्ट है। तो हुआ क्या, इस पार्ट में कोई करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। ये जो वायर है ए से लेकर एन तक, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज 15 वोल्ट है, तो द वोल्टेज अक्रॉस दिस वायर ए से एन तक और इस सेल की वोल्टेज दोनों बराबर है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। तो अगर यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा होगा तो करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। कोई कहता है ऐसे कैसे, इस वायर को वोल्टेज कहां से मिल रही है? तो देखना ध्यान से, इस वायर को वोल्टेज मिल रही है ड्राइवर से। ये जो ड्राइवर सेल है ये आपके पोटेंशियोमीटर को, पूरे वायर को, पूरा वायर ए बी है, बहुत ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे वायर को, पूरा वायर कितना था, 4 मीटर का। अभी हटाते हैं जॉब, अभी जरा देखते हैं पहले। ये पूरा वायर 4 मीटर का, इस पूरे वायर को, पोटेंशियोमीटर को क्या वोल्टेज मिली है, ये देखो लिखा हुआ है। वीपी क्या चीज थी? वीपी वो वोल्टेज थी जो पूरे पोटेंशियोमीटर वायर को मिली है। किसने दी है पोटेंशियोमीटर वायर को वोल्टेज, बताओ? ड्राइवर सेल ने। ड्राइवर सेल तो 200 वोल्ट का है, वो आपके पोटेंशियोमीटर को सिर्फ 20 वोल्ट ही दे रहा है। बाकी वोल्टेज कौन ले रहा है? रियोस्टेट। बाकी वोल्टेज रियोस्टेट ले रहा है। तो जो भी है, हमें वीपी निकालना सीखा था, हमने वीपी निकालना सीखा। वीपी था 20 वोल्ट, यानी टोटल पोटेंशियोमीटर इज गेटिंग 20 वोल्ट। अच्छा, अब पोटेंशियोमीटर में 4 वायर है, टोटल वोल्टेज 20 वोल्ट है, एक वायर को कितनी मिल रही है ये बताओ? 5। वही चीज फाई है। फाई क्या चीज है? फाई इज द वोल्टेज अक्रॉस वन वायर। एक वायर को कितनी वोल्टेज? आपने क्या करा, 20 को 4 से डिवाइड कर, यानी इस वायर को भी 5 वोल्ट मिल रहा है, दूसरे वायर को भी 5 वोल्ट मिल रहा है, तीसरे वायर को भी 5 वोल्ट मिल रहा है, और चौथे वायर को भी 5 वोल्ट मिल रहा है। फाई का मतलब क्या है? इट इज द वोल्टेज पोटेंशियल ग्रेडियंट। पर ये है क्या चीज? ये एक वायर को कितनी वोल्टेज मिल रही है वो। तो एक वायर को 5 वोल्ट मिल रहा है, दूसरे को भी 5, 10 हो गया, तीसरे को भी 5, 15 हो गया, चौथे को भी 5, 20 हो गया। ठीक है ना? अब देखते हैं, अब आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें आपके पास 15 वोल्ट का एक सेल है। आपको पता है दो सेल्स कैंसिल हो जाएंगे अगर दोनों की वोल्टेज बराबर है, पर अगर ऊपर वाला 15 हुआ, ये 10 हुआ, तो नहीं कैंसिल हो।
या ऊपर वाला 15 हुआ, ये 20 हुआ, तब भी कैंसिल नहीं होंगे, तब तो ये बड़ा हो जाएगा। कैंसिल वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे होंगे जब दोनों की वोल्टेजेस बराबर है। तो आप क्या करते हैं, आप जॉकी को रखते हैं ए पे तो कोई वोल्टेज, ए तो 0 पॉइंट है, जैसे ये 5 है ना, ये तो 0 0, फिर 1 2 3 4 5, फिर अगले वायर पे 5 और होगा तो 6 7 8 9 10, फिर अगले वायर पे 5 और होगा 11 12 13 14 15, फिर यहाँ 16 17 18 19 20। तो ए पे तो 0 वोल्ट था। अब मुझे बताओ क्या 0 वोल्ट 15 वोल्ट को रोक सकता है या नहीं? नो सर। ठीक है, नो सर। भी करंट फ्लो करेगा क्योंकि 0 वोल्ट है भी ना, वो तो नहीं रोक पाएगा। फिर आप जॉकी को आगे ले गए, ध्यान से समझना, जॉकी को आप आगे ले गए 1 2 3 4, पहले वायर के एंड पे पहुंच, इस वायर को, पहले वायर को क्या वोल्टेज मिल रही है? 5 वोल्ट। क्या 5 वोल्ट आपके 15 वोल्ट के सेल को रोक सकता है या नहीं? नो सर, नहीं रोक सकता। वो करेगा, अभी भी गैल्वेनोमीटर में कुछ ना कुछ रीडिंग आ रही होगी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, दूसरा वायर भी कवर कर लेते हैं, 6 वोल्ट 7 वोल्ट 8 वोल्ट 9 वोल्ट 10। अब आपका जॉकी स्लाइड करते करते यहां आ चुका है, अब आपके वायर को नीचे मिल रहा है 10 वोल्ट। क्या 10 वोल्ट 15 वोल्ट को रोक सकता है? नहीं, यानी अभी भी नो सर। पर हाँ कम हो चुका होगा, क्योंकि 15 है और 10 है, ये जना बड़ा हो गया, उसको रोकने वाला जना बढ़ता जा रहा है, तो करंट धीरे धीरे कम हो रहा है। अच्छा, और आगे चलते हैं, तीसरे वायर पे 10 से 15 तक, 11 12 13 वोल्ट 14 वोल्ट 15। जैसे ही मैं तीसरे वायर के एंड पे पहुंचा, टोटल वोल्टेज वायर की हो गई 15 वोल्ट। क्या 15 वोल्ट को कैंसिल कर सकता है? यस यस सर, यस कर सकता है। जो वोल्टेज आपके ए से लेकर एन तक वायर को मिल रही है, ए एन वायर को, वो वोल्टेज इसकी वोल्टेज को नलिफाई कर देती है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो जाता है। फिर रियोस्टैट का क्या काम है? अभी रुको ना, अभी देखो कि जैसे जैसे आप यहां से आगे बढ़ते गए, ये वाली वोल्टेज धीरे धीरे बड़ी होती चली। जब आपका जॉकी ए पे था तो ये वोल्टेज 0 वोल्ट, फिर यहां पे आया तो ये वोल्टेज 1 हो गई, फिर ये और आगे आया 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये वाला सेल कैंसिल सिर्फ तभी होगा जब आप 15 वोल्ट पर हो, यानी जब आपका जॉकी यहाँ पर। तो धीरे धीरे हम नीचे वाले सेल को बढ़ाते जा रहे हैं 1 2 3 4 5, और देखते हैं कि कभी ना कभी तो ये कैंसिल हो जाएगा, और वो सिर्फ तब कैंसिल होगा जब नीचे वाले की वोल्टेज। तो जॉकी को स्लाइड करने पर हो क्या रहा है, वायर के अक्रॉस वोल्टेज बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और कभी ना कभी तो वो इसके बराबर होगी। जब वो इसके बराबर हो जाएगी तब गैल्वेनोमीटर में करंट 0 हो जाएगा। तो ये हमारा पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट है, और वायर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो वोल्टेज बढ़ती जा रही है। एक वायर में 5 वोल्ट, दोनों वायर में मिला के 10 वोल्ट, तीनों में मिला के 15, और चारों में मिला के 20। तो अब जरा फॉर्मूला भी छोड़ो, अब मेरे को आप डायरेक्टली अगर कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो आप मेरे को बता सकते हो कि अगर मेरा सेल, ध्यान से सोचना, मेरा सेल अगर 10 वोल्ट का रहा होता तो नल पॉइंट कहां पर मिलता? सेकंड वायर के एंड पे। वायर के एंड पे मिलता। दो वायर्स मिला के 10 वोल्ट उसको कैंसिल कर। अगर मेरा सेल 20 वोल्ट का होता तो फिर कहां पर मिलता? फोर्थ वायर के एंड पे। वायर के एंड पे सर, लास्ट पॉइंट। बिल्कुल बी पॉइंट। सब बी पे मिलता। तो हो क्या रहा है यहाँ पे लॉजिक, ये वाला सेल और ये वायर की वोल्टेज, इस बात को लिख लीजिए कि इन अ पोटेंशियोमीटर वी ऑब्टेन अ नल पॉइंट। लिखो, इन अ पोटेंशियोमीटर वी ऑब्टेन अ नल पॉइंट because the EMF of the cell
is balanced by the voltage across the wire AN. The EMF of the cell is balanced by the voltage across the wire AN. So no current is able to flow in that part. Sir, across the wire. ठीक है ना, अपने लिख लो, आपको ये थोड़ा ना कि रटना है, आप सिर्फ ये लिख लो कि इसका EMF और AN पार्ट की जो वोल्टेज है वो एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, जिस वजह से करंट फ्लो नहीं करता। अच्छा, एक क्वेश्चन का अगर आप आंसर कर पाए तो इसका मतलब बिल्कुल आपको क्लियर हो गया है कॉन्सेप्ट। अगर आपका सेल 7.5 वोल्ट का होता, जरा ध्यान से सोचना, अगर आपका सेल 7.5 वोल्ट का होता तो आपको नल पॉइंट कहां पर मिलता? तो सेकंड वायर की मिडिल पोजीशन, सेकंड वायर एंड से थोड़ा दूर, थोड़ा दूर। सर एंड से थोड़ा सेकंड वायर के कहां पर, शुरू में या हाफ सर एंड से थोड़ा पीछे, सर एंड से थोड़ा सेकंड वायर के मिड पॉइंट, क्योंकि पहले वायर को तो पूरा पूरा 5 वोल्ट लेना है। अब 7.5 लाने के लिए मेरे को सेकंड वायर आधा चाहिए, तो पहला वायर पूरा पूरा ले लेंगे, फिर जो कि जब दूसरे वायर के आधा पहुंचेगा, हाफ में पहुंचेगा, यानी नल पॉइंट यहां पे होगा, इस पॉइंट पे, विल बी एट दिस पॉइंट, यहां पर। फर्स्ट वायर पूरा 5 वोल्ट और दूसरे का आधा 7.5, 7.5 और 7.5 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको नल पॉइंट मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि नल पॉइंट शुरू में या आखिरी में मिलता है, वायर के बीच में भी हो सकता है। वो तो जब भी ये वोल्टेज बराबर होगी उस पॉइंट पे नल पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको रिवाइज करो, एक बार में जरूरी नहीं है सब कुछ समझ में आए। पोटेंशियोमीटर के जो भी वीडियोस हैं वो आप लोगों की वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे और दे विल बी अवेलेबल टू यू विदाउट एनी परमिशन। तो ऑल पोटेंशियोमीटर वीडियो आपको अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि ये एक बार में जरूरी नहीं है समझ में आ पाए, तो आई विल अपलोड देम, जिससे कि आप लोग उसको दोबारा भी अगर देखना चाहें ना, अगर एक बार में नहीं पिकअप कर पाए हो कि कैसा कॉन्सेप्ट है या कैसे एक्सपेरिमेंट करना है, तो उन वीडियोस के लिए आपको कोई परमिशन की जरूरत नहीं चाहिए। आप उनको वेबसाइट पे जाके दोबारा 3 बार 4 बार आप उनको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है ना, अब आज की क्लास हमारी खत्म हो रही है। अब कोई डाउट्स हैं वो डिस्कस करते हैं।